92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी थर्ड जेनरेशन। इंसानों को दुनिया में भेजने के लिए भगवान अक्सर रात का समय चुनते हैं, मानो दिन में इंसानों को बनाने में व्यस्त रहते हों और उन्हें भेजने की फुर्सत रात को ही पाते हों। आज सुबह से मैं अस्पताल के कई चक्कर लगा चुका हूं। घर से एक एक सामान ढो के लाने के बाद अस्पताल का कमरा ही घर का कमरा लगने लगा है। सुबह से माँ, पिताजी और ताई अपने थर्ड जेनरेशन के आने के स्वागत में पलकें बिछाए बैठे हैं। अब उन्हें क्या पता कि भगवान जी तो फुर्सत रात को ही पाते हैं। मैं बाप बनने वाला हूं, लेकिन बाप टाइप की फीलिंग का दूर दूर तक नामो निशान नहीं है। पार्थ, जा भाग के घर से तकिया ले आ, यहां अस्पताल का तकिया बहुत सख्त है, पिताजी ने कहा है। जी, मैंने जवाब दिया। सुबह से साइकिल के पैडल मार मार के मैं भागने तो क्या घिसटने की हालत में भी नहीं हूं, लेकिन पिताजी को ना नहीं बोल पाया हूं। पिताजी के सामने मैं तभी बोल पाता हूं जब माँ भी आसपास मौजूद होती हैं। एक हिम्मत मिलती है। ऐसे अकेले में तो घिग्गी सी बन जाती है। और हाँ सुनो, आते वक्त साइकिल घर ही पे छोड़ देना और बड़े भाई साहब के साथ मोटरसाइकिल पे आ जाना, पिताजी ने दोबारा कहा है। ताऊ आएंगे? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, क्यों नहीं आएंगे, तुम बोलना उनको आने को, बल्कि साथ लेते आना, पिताजी ने जवाब दिया। अब कि मैंने पिताजी से कुछ नहीं कहा है, लेकिन मेरे मन ने फुसफुसा के मुझसे कहा है। दूर रहने वाले रिश्तेदार, यहां तक कि उनके पड़ोसियों तक को खबर है कि पार्थ बाप बनने वाला है। फोन पे ही सुघड़ दोस्त रिश्तेदारों की बधाइयों और कमबख्त दोस्तों के दिलासों का तांता लगा हुआ है। और एक ही आंगन में रहने वाले ताऊजी को बताने और बुलाने की जरूरत है। ताऊजी और मेरे संबंध मधुर नहीं है। अमूमन पिता, ताऊ और चाचाओं के बीच तलखी और मनमुटाव पहले से ही होते हैं, जिनकी वजह अक्सर वही सदाबहार जमीन जायदाद के बखेड़े होते हैं। उन बखेड़ों और मनमुटाव में उनके बच्चे पिसते हैं। लेकिन मेरे यहाँ की स्थिति उल्टी करवट है। मेरे और ताऊजी के बीच बिगड़े संबंधों की जड़ मैं हूं, और हमारे मनमुटाव के बीच में मेरे माँ, पिताजी और चाचा फंसे हुए हैं। दरअसल मनमुटाव और तलखी ताऊजी को है। मैं तो उस तलखी का निशाना और वजह हूं। ख्यालों की गलियों से घूमते फिसलते घर पहुंचने का पता चार्ली के भौंकने से लगा है। 1.5 साल का पोमेरियन चार्ली दूर से ही मेरी आहट पहचान लेता है। ताऊजी को चार्ली से भी तलखी है। अब इसकी वजह वही जाने। अरे पार्थ, तुम कब आए? ताऊजी के इकलौते लड़के प्रमोद भैया ने पूछा है। अभी भैया, कुछ सामान लेके अभी वापस भी जाना है, मैंने कहा है। प्रमोद भैया की मोटरसाइकिल से अस्पताल जाते हुए हवाएं चेहरे को छू रही हैं। तमाम थकान और भागदौड़ के बावजूद आने वाली संतान की ममता से मन बहुत खुश है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी थर्ड जेनरेशन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पार्थ के यहां संतान आने वाली है। उसकी पत्नी अस्पताल में एडमिट है। उसके पिता और मां भी वहीं हैं। जरूरत की वजहों से पार्थ आज दिन भर घर और अस्पताल के बीच चक्कर लगाता रहा है। पार्थ और उसके ताऊजी के बीच संबंध अच्छे नहीं हैं, जिसका कारण ताऊजी की पार्थ के लिए नाराजगी है। अब आगे। रात के 9 बज रहे हैं। अस्पताल के कमरे के अंदर और बाहर दोनों जगह बेचैनी बढ़ती जा रही है। पिताजी कॉरिडोर में लगातार टहल रहे हैं, जैसे बेचैनी को चल के पार करना चाह रहे हों। प्रमोद भैया फोन पे व्यस्त हैं और मैं चार्ली को गोद में लिए बैठा हूं। चार्ली मुझ में दुबका है या मैं चार्ली में, बताना मुश्किल है। इसे क्यों उठा लिया है? पिताजी ने चार्ली की तरफ देखते हुए कहा है। शायद कुछ बेचैनी वो बोल के भी बाहर करने की कोशिश कर रहे हैं।
मैं चुप हूं। भाई साहब नहीं आए? पहले सवाल का जवाब न मिलने पे पिताजी ने दूसरा सवाल किया है। मैं कुछ बोलूं कि प्रमोद भैया बोले, चाचा जी पापा तो सुबह से बाहर गए हुए हैं। पिताजी ने मुझको ऐसे घूर के देखा है जैसे ताऊ जी को मैंने ही कहीं भेज दिया हो। पिताजी फिर से तेज तेज टहलने लगे हैं। मैं चार्ली को अपनी गोद में दुबकाए 3 साल पहले के इतिहास में डुबकी लगाने लगा हूं, तब जब ताऊ जी को मुझसे कोई नाराजगी नहीं थी। 3 साल पहले एक सुबह मैं ऑफिस जाने को तैयार था कि ताऊ जी ने कहा था, पार्थ आज ऑफिस मत जा, आज तेरी खास जरूरत है। ताऊ जी का कहा मानते हुए मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। बॉस को फोन करके मेरी तबीयत खराब होने की बात भी ताऊ जी ने खुद बताई थी। उस दिन ताऊ जी के एकमात्र लड़के प्रमोद भैया की शादी के लिए लड़की से मिलने जाना था। यह खबर सुन के मैं प्रमोद भैया के पास गया था। प्रमोद भैया परेशान से थे। मैंने उनकी टाई बांधते हुए उनसे कहा, अरे घबराइए नहीं भैया, होने वाली भाभी को देखते ही सारी घबराहट दूर हो जाएगी। शरारत से मेरे ऐसा कहने पे प्रमोद भैया मेरी तरफ देख के एक फीकी हंसी हंस दिए थे। लड़की वालों से मिलने का कार्यक्रम एक ढाबे नुमा रेस्टोरेंट में तय था। ताऊ जी ने ऑटो रिक्शा बुला रखा था। माँ, ताई और प्रमोद भैया ऑटो से चले थे, मैं अपनी साइकिल से। ताऊ जी और पिताजी नहीं गए थे क्योंकि उनके अनुसार घर के किसी बुजुर्ग पुरुष सदस्य द्वारा घर की होने वाली बहू को देखना अनुचित था। हम लोग जल्दी पहुंच गए थे। ताई जी ने कहा कि जल्दी रेस्टोरेंट में जाके बैठने से बिल ज्यादा आएगा, लड़की वालों के आने तक रुकते हैं ना। समय काटने के लिए हम सभी रेस्टोरेंट के पास ही मंदिर में चले गए थे। माँ और ताई प्रमोद भैया को प्रसाद खरीद के लाने को बोल के मंदिर के अंदर चली गई। प्रमोद भैया प्रसाद खरीदने लगे। मुझे लड़की वालों के आने की खबर देने की जिम्मेदारी दे दी गई। मैं मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ के अपनी होने वाली भाभी के आने का इंतजार करने लगा था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी 3rd जनरेशन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी संतान के आने के इंतजार में अस्पताल में बैठा पार्थ 3 साल पहले हुई उस घटना को याद कर रहा है जिसके बाद उसके ताऊ जी उससे नाराज हो गए थे और घर में दरार आ गई थी। अब आगे। लड़की वालों का ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा था, या फिर उत्सुकता में इंतजार का पता नहीं चला होगा। मंदिर और रेस्टोरेंट से लगभग बराबर दूरी पे एक ऑटो आके रुकी थी जिसमें से 4-5 महिलाएं उतरी। पहली बार देख रहा था सो मेरे लिए उनमें से किसी को भी पहचानना मुश्किल था। मैं बस अंदाजा लगा सकता था और मेरा अंदाजा यह था कि यही लोग लड़की वाले हैं। हम लोग के पक्ष से किसी को ना पाके उन लोगों ने भी शायद यही सोचा था कि वो पहले आ गए थे। वो सब भी मंदिर की तरफ जाने लगे थे। उन्हें पहचानने के मेरे प्रयत्न को ना तो मैंने जाहिर किया, ना ही पुष्टि करने की कोशिश की। मैं अनजान सा वैसे ही मंदिर की सीढ़ियों पे बैठा रहा। मेरे बगल से गुजरती, एक एक करके सीढ़ियां चढ़ती, ऑफ वाइट पे हरे रंग के प्रिंट और एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी पहने उस लड़की ने सीढ़ियों पे बैठे मुझ पे एक नजर डाली थी। वो छवि मुझे आज भी याद है। उस लड़की की भावभंगिमा से उसकी भद्रता और सौम्यता की परख मेरी पहली नजर ने कर ली थी। मुझे वो एक नजर में जंच गई थी। अगर वो लड़की वही थी जिससे हम सब मिलने आए थे तो मुझको पक्का यकीन था कि वो माँ, ताई और प्रमोद भैया को भी जरूर अच्छी लगेगी। मेरा अनुमान सही निकला था। वही लड़की संयोगिता मेरी होने वाली भाभी थी। ढाबे नुमा रेस्टोरेंट के एक टेबल पे मेरी माँ और ताई के साथ संयोगिता की माँ और मौसी थे। 2 टेबल दूर चौथे टेबल पे प्रमोद भैया और संयोगिता थे। संयोगिता के परिवार वालों के साथ एक लड़की भी थी, शायद उनकी सहेली थी। मैं किसी टेबल पे नहीं था, या यूं कहें कि मैं दोनों जगह था। कुछ घबराए भैया, सकुचाई संयोगिता और दोनों के सशंकित घर वालों के बीच एकमात्र मैं सहज, चपल और बेफिक्र था।
तभी तुरंत ग्रेजुएशन खत्म करके एक कंपनी में बतौर इंटर्न ज्वाइन हुआ था मैं। इतना बड़ा और समझदार था कि प्रमोद भैया और संयोगिता की दोस्ती के लिए एक कड़ी बन सकूं। साथ ही इतना छोटा भी था कि नादान बन के कुछ बातों को नजरअंदाज कर दूं। मुझे एक साथ छोटे और बड़े दोनों जैसा व्यवहार करने का मौका मिल रहा था। मैं बहुत खुश था। मेरे लिए ये सारा अनुभव पहला था। सकुचाते शर्माते ही सही, संयोगिता और प्रमोद भैया हौले हौले बातें कर रहे थे। सुबह घर से निकलते वक्त की तुलना में प्रमोद भैया थोड़ा सहज जरूर थे, फिर भी उनकी अपेक्षा संयोगिता ज्यादा सहज दिख रही थी। कुछ देर की बातचीत के बाद प्रमोद भैया ने आंखों के इशारे से मुझको अपने पास बुलाया था। शायद प्रमोद भैया का सहज होना ऊपरी था, अंदर से वो तब भी घबरा रहे थे। प्रमोद भैया के बगल में बैठ के उनकी मदद से मैंने संयोगिता से बातें करनी शुरू की। उनसे पूछा कि वो क्या करती हैं, क्या करना चाहती हैं। अपने बारे में बताया कि मैं क्या करता हूँ, क्या करना चाहता हूँ। उनके शौक, मेरे शौक, सारी बातें की। उनकी सहेली को भी हमने अपनी टेबल पे बुला लिया था। होने वाले देवर की हैसियत से हंसी मजाक के साथ बातें करता मैं अपना किरदार बखूबी निभा रहा था। मुलाकात खत्म होने के बाद मैंने संयोगिता से कहा था, भाभी जी वक्त बेवक्त परेशान होने के लिए अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए। संयोगिता ने बिना कुछ कहे मुस्कुराते हुए मेरा मोबाइल ले लिया और अपना नंबर सेव कर दिया था। अपना नंबर देने के लिए जब मैंने अपने फ़ोन से उनके नंबर पे मिस्ड कॉल दिया तो उन्होंने पूछा, किस नाम से सेव करूं? इस बार मुस्कुराते हुए मैंने कहा था, पार्थ पटेल। उपहार की लेन देन के दौरान संयोगिता ने मुझे सी ग्रीन रंग की शर्ट देते हुए कहा था, अगली बार जब मुझसे मिलिएगा तो इसको पहन के आइएगा। लौटते वक्त मैं, माँ और ताई ऑटो रिक्शा में साथ थे। प्रमोद भैया मेरी साइकिल लेके घर अकेले चले गए थे। संयोगिता से मिलके माँ और ताई खुश थे। उन्हें संयोगिता पसंद आई थी। माँ तो वारी वारी हो रही थी। प्रमोद आया तो साथ था, चला क्यों अकेले गया? उसे संयोगिता पसंद तो आई ना? क्यों रे पार्थ, तेरे को कुछ नहीं बताया क्या? बगल में बैठ के निढाल हो के बातें तो खूब कर रहा था। ताई जी ने हंसते हुए मुझे पूछा भी और अपनी निगरानी भरी नजरों का अवलोकन भी कराया। मैंने कहा था, जरूर पसंद आई होगी ताई, भाभी इतनी अच्छी जो है। अभी से बड़ी तारीफ हो रही हो जाएगी। प्रमोद का तो पता नहीं, तुझे बहुत पसंद आई है ये समझ आ गया है। ताई ने दिल लगी से हंसते हुए कहा था। मैंने भी झेपते हंसते जवाब दिया था, हाँ ताई। घर में माँ, ताई, पिताजी और ताऊ के चेहरे से उनके दिल की खुशी साफ झलक रही थी। ताऊ जी अपनी पुरानी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलते देख फूले नहीं समा रहे थे। प्रमोद नहीं दिख रहा है? शाम ढलते देख किसी एक से ना पूछते हुए ताई जी ने आंगन में खड़े होके लगभग सबसे पूछा था, वो अभी पहुंचा कहाँ है? और अब उस पे बच्चों की तरह नजर रखना छोड़ दो, उस पे नजर रखने वाली आ रही है। ताऊ जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया था। अगर सब कुछ तय किए गए तरीके से संपन्न हो जाए तो उसको योजना की सफलता कहते हैं, और जब सब बिगड़ जाए तो किस्मत कहलाती है। किस्मत सबसे अबूझ होती है, जो सामने आने पे ही पता चलती है, उसको पहले से भांपा नहीं जा सकता। देर शाम को संयोगिता के घर से फोन आया कि वही लोग ये रिश्ता आगे बढ़ा नहीं रहे थे। संयोगिता ने शादी से इनकार कर दिया था। पूरे घर की खुशी की चहक निराशा के सन्नाटे में बदल गई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी थर्ड जेनरेशन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अस्पताल के कॉरिडोर में बैठा पार्थ अपनी संतान के इस दुनिया में आने का इंतजार कर रहा है। 3 साल पहले अपने ताऊ के बेटे प्रमोद की शादी के लिए पार्थ की माँ, उसकी ताई और खुद प्रमोद लड़की से मिलने गए थे। सबको संयोगिता जची थी, लेकिन उसी शाम संयोगिता ने खुद शादी से इनकार कर दिया था।
अब आगे। संयोगिता के इनकार से ताऊ जी के अभिमान को इस कदर ठेस पहुंची थी कि उन्होंने उनके घर वालों से अपनी पुरानी दोस्ती के संबंध भी खत्म कर लिए थे। संयोगिता के इनकार की वजह तब भी मुझे समझ नहीं आई थी। मैं संयोगिता से मिला था, बातें की थीं, सो ताऊ जी की तरह एक बार भी मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं हुई थी। दिन बीतने लगे थे। अप्रैल में घटी इस घटना को मन के एक कोने में दबा के सभी अपने रोजमर्रा के काम में मशगूल हो चले थे। 5 महीने बाद सितंबर में दशहरे का मौका था। दशहरे की शुभकामना संदेश लिख के मैंने अपने फोन में सेव सभी कॉन्टैक्ट्स को भेज दिया था। दशहरा, दिवाली और नए साल जैसे खास मौकों पे मैं अपने फोन में सेव सभी कॉन्टैक्ट्स को मैसेज भेजता हूँ। मैसेज के जरिए किस्मत अपना नया खेल शुरू कर रही थी, ये इल्म उस वक्त नहीं हो पाया था। इसका पता तो बहुत बाद में चला था। मेरे दशहरे की शुभकामना का जवाब संयोगिता ने तुरंत एक नए शुभकामना संदेश से दिया था। कभी कभी ही सही, लेकिन मैसेज के जरिए बातचीत होने लगी थी। 5 महीने पहले मेलजोल का जो सोता बंद समझ लिया गया था, वो धीरे धीरे रिसने लगा था। हमारी बातचीत औपचारिकता से अनौपचारिक सहजता में तब्दील हो रही थी, लेकिन मन में एक सवाल तो शुरू से खटक रहा था। एक दिन मैंने पूछ ही लिया, संयोगिता, तुमने प्रमोद भैया से शादी करने से इनकार क्यों कर दिया था? संयोगिता कुछ देर चुप रही थी और फिर बोली थी, इसका जवाब फोन पे नहीं बल्कि मिल के बताऊंगी। मुझे जवाब जानने की जल्दी थी, सो मैंने मिलने में देरी नहीं की। 2 दिन बाद मैं और संयोगिता दूसरी बार एक दूसरे के सामने थे। लॉन्ग स्कर्ट और शर्ट में संयोगिता एक नई संयोगिता लग रही थी। शर्ट तुम पे जच रही है, संयोगिता ने कहा तो मैंने गौर किया कि मैं उसी की दी हुई शर्ट पहने हुए था। ये इत्तेफाक था या किस्मत का कोई लेखा, पता नहीं, लेकिन संयोगिता को ये समझ के अच्छा लगा था कि मुझे उससे अगली मुलाकात में ये शर्ट पहनना, ये हिदायत याद रही थी। पार्थ, शादी से इनकार मैंने नहीं किया था। तुम्हारे प्रमोद भैया ने बातचीत के पहले वाक्य में ही बता दिया था कि वो किसी और से प्यार करते हैं और मुझसे परिवार वालों के दबाव में मिलने आए हैं। उन्होंने मुझसे मदद मांगते हुए गुहार की थी कि मैं शादी से इनकार कर दूं। संयोगिता ने बगैर किसी भूमिका के हमारी बातचीत शुरू की थी। पूरे वाकये का ये नया पहलू जान के मैं हैरान हो गया था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य बसंत राज सिंह की लिखी कहानी 3rd जनरेशन। इस कहानी में अब तक आपने सुना, अपनी संतान के जन्म के इंतजार में अस्पताल में बैठा पार्थ उस पूरे प्रकरण को याद करता है जिसकी वजह से उसके ताऊ जी उससे खफा हो गए थे। ताऊ जी के बेटे प्रमोद भैया की शादी के लिए सबने संयोगिता को पसंद किया था, लेकिन संयोगिता ने खुद शादी से इनकार कर दिया था। उस घटना के 5 महीने बाद एक मैसेज के जरिए पार्थ और संयोगिता संपर्क में आते हैं और फिर पार्थ को पता चलता है कि शादी से इनकार तो उसके प्रमोद भैया ने ही किया था, क्योंकि वो किसी और से प्यार करते थे और संयोगिता से इनकार करने के लिए उन्होंने ही आग्रह किया था। अब आगे। संयोगिता मुझे पहली मुलाकात में जंच गई थी। दूसरी मुलाकात में उसकी परिपक्वता ने मन मोह लिया था। बाद की और मुलाकातों में दिल जुड़ गए। पता नहीं दुनिया को चिढ़ प्यार से है या अपनी पसंद से शादी करने की मन मर्जी से। संयोगिता घर वालों की मर्जी थी तो सब अनुकूल था, मेरी मर्जी होते ही सब प्रतिकूल हो गया। जब तक ताऊ जी को संयोगिता की शादी प्रमोद भैया से होने की उम्मीद थी, तब तक वो उनकी पसंद थी। जो ही वो उम्मीद टूटी, पसंद नापसंदगी में बदल गई। अपने बाग के फूल को सभी चाहते हैं, दूसरे के बाग के उसी फूल को ताकना उनको गवारा नहीं होता। दरअसल हर कोई प्यार अपने बाग से करता है, फूल से थोड़े। मां को तो संयोगिता तब से पसंद थी, उनको मनाने में मशक्कत नहीं हुई।
ताऊजी और ताईजी को राजी करने में सफलता नहीं मिल पाई थी। उनको लगता था कि मैंने ही कोई तिकड़म करके संयोगिता को प्रमोद भैया से छीन लिया है। उनकी नजर में मैं तिकड़मी और संयोगिता बदतमीज थी। अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुलने पे मैं, पिताजी और प्रमोद भैया एक झटके में खड़े होकर दरवाजे की तरफ देखने लगे हैं। चार्ली भी उछलने लगा है। बधाई हो, ट्विंस है, 1 बेबी बॉय एंड अ बेबी गर्ल, नर्स ने निकलते हुए कहा है। संयोगिता जुड़वां बच्चों की मां बन गई है और मैं उनका पिता। एक पल में दिल के एहसास बदल गए हैं। सब कुछ कोमल और ममतामयी लगने लगा है। संयोगिता को साथ लेके घर वापस आने पे सजा हुआ घर देख के सभी हैरान हुए हैं। मैं, पिताजी और प्रमोद भैया सभी रात भर अस्पताल में थे, इसलिए ये समझते देर नहीं लगी कि ये सब ताऊजी ने किया है। तभी ताऊजी बाहर आए हैं और नवागंतुक जुड़वों में से एक को खुद गोद ले लिया है। दूसरे को ताईजी को देके बोले हैं, हम घर के सबसे बड़े हैं, हमारी तीसरी पीढ़ी के नए मेहमान को खुद घर में लेके जाएंगे। ताऊजी के दिल में उमड़ती ममता ने सबके मन को मोह लिया है। तभी ताईजी ने कहा है, पार, तुझसे मैं अब भी नाराज हूं। जो सच मुझे तुझसे पता चलना चाहिए था वो मुझे संयोगिता ने बताया है। मैंने संयोगिता की तरफ देखा है। उसने बताया है 2 दिन पहले उसे पता चला था कि मुझसे नाराजगी की वजह से ताऊजी इस मौके पे अनुपस्थित रहने वाले हैं, इसलिए उसने ताईजी को जो जैसा था सब सच बता दिया था। वो नहीं चाहती थी कि वर्तमान पीढ़ियों की गलतफहमी का असर रिश्तों के संसार में प्रवेश कर रही नई पीढ़ी पे पड़े। सच है, शिकायत, रंजिशें जिस पीढ़ी में है उसी में सिमट के समाप्त हो जानी चाहिए। अगली पीढ़ी को हमेशा प्रेम की विरासत सौंपी जानी चाहिए। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।